हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे चल रही थी, जहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया। इसके साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन भी देख लिया। ठीक है, अब आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन के ऊपर होगा। हम यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आ जाते हैं टॉपिक में। तो आप भी कॉपी पे लेकर रेडी हो जाएं और आते हैं टॉपिक में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है सेशन NCERT मैथ क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। ये लेक्चर जो होगा ये हिंदी मीडियम का लेक्चर बच्चों। इंग्लिश मीडियम की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है ना। ये जो आज का लेक्चर होगा वो होगा हिंदी मीडियम का। ये हिंदी मीडियम पे लेक्चर होगा। ठीक है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, बाकी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, उत्तर हल फर्स्ट। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है √5 दिया है। आपको कॉपी ऐसे लिखना है। ठीक है, दिया है √5 √5 हमें दिया है और हमें √5 की अपरिमेयता सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हमें दिया है √5 और क्वेश्चन में क्या बोला है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, सेम वैसे ही जिस तरह से आपने √2 का पढ़ा, √3 का पढ़ा, वैसे ही √5 का भी होगा, है ना। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए ज़्यादा डिटेल पे जाएंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, हिंदी मीडियम का लेक्चर देखें, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आएगा ये। तो हमें √5 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इसके विपरीत हम यह मानते हैं, इसके विपरीत हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q शुड नॉट इक्वल्स टू बी 0। ठीक है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जहाँ P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। और इनका HCF क्या होगा, और इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, पूर्णांक है और इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। इतनी बात आ गई कि नहीं आई समझ आ गई। अब देखिए, अगर 5 परिमेय संख्या तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। अब Q को इधर ट्रांसफर करेंगे तो √5 Q बराबर P बचेगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दें। ठीक है, समीकरण 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे √5 Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, Q का वर्ग करेंगे तो Q आएगा, Q का वर्ग, और P का वर्ग होगा P²। ठीक है, 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो Q² बराबर P²/5 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 5 क्या कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है। अगर 5 P² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब 5 P को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ 5p² को
विभाजित कर रहा है। यहाँ 5p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। 5p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा, और जब 5 को हम p से विभाजित करेंगे और जब हम 5 को p से विभाजित करेंगे, मतलब p को अगर हम 5 से विभाजित करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कुछ आंसर आएगा। तो हमने मान लिया c, आंसर आया c, हमने मान लिया कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, उसको हमने मान लिया c। ये हमने c आंसर कहाँ से माना है इसको, ठीक है। अब 5 को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो p बराबर आ जाएगा 5 का c, आया कि नहीं। अब p का मान उठाकर आप समीकरण 1 में रख दो, तो क्या लिखोगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो p का मान, तो समीकरण 1 क्या आपका √5 q बराबर p, तो p की जगह p का मान रख दीजिए 5c, आ गया। अब वापस से क्या कर दे, वापस दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो बेटा। जब दोनों पक्षों को वर्ग कर दोगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का वर्ग क्या आएगा, 5 आएगा, q का वर्ग q², 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c² आएगा। अब यहाँ 5 से देखो 25 कट रहा है, तो q का वर्ग बराबर 5 का c, 5c का स्क्वायर आएगा। अब 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो q² बटे 5 बराबर c², ये आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, वो 5 क्या कर रहे हैं, q² को विभाजित कर रहा है, यहाँ 5q² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर 5q² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब कि 5q को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब 5q को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और जब 5q को विभाजित करेगा तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैंने आंसर माना d आ गया, आंसर क्या आ गया, d आ गया। अब 5 को इधर विभाजित कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो q बराबर मिलेगा 5 का d, 5d मिलेगा। ये इक्वेशन 3 ले लो। अब बेटा समीकरण 1 और वो सॉरी समीकरण 2 और 3 देखो, समीकरण 2 और 3 देखो, समीकरण समीकरण 2 और 3 देखो। समीकरण 2 क्या दिया, p बराबर 5c, और समीकरण d आपको 3 दिया है, q बराबर 5d, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5p बराबर 5c आया है और q बराबर 5d आया है। ऐसा क्यों हुआ, जबकि आपने शुरू में लिखा था कि p और q का HCF क्या होगा, 1 आएगा, और यहाँ पे दोनों का HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इनमें कॉमन फैक्टर कहाँ, 5 कहाँ से आ गया, 5 कैसे आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे जो शुरू में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमने ये गलत माना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन p q क्या है, सह अभाज्य है, अतः इनका HCF, अतः इनका HCF 1 होना चाहिए था। इनका HCF कितना होना था, HCF सहभाज्य ना, सहभाज्य मतलब HCF 1 होना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ, लेकिन HCF 1 नहीं आया, कितना है, 5 आया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत अवधारणा
की थी कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा गलत अवधारणा की थी कि अंडर रूट क्या है, एक परिमेय संख्या है। वास्तव में अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम शुरू में मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमें कभी भी कॉमन डिफरेंस 5 नहीं मिलता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर वापस से रिकॉल किए दे रहा हूँ, है ना। सॉल्यूशन तो है नहीं इसमें, बस केवल आपको स्टेटमेंट ही लिखना है, हिंदी का है ना। तो आप हिंदी के स्टेटमेंट में ज़्यादा ध्यान दें, लिखने का तरीका देखें। यहाँ पे 3-4 ब्लॉक बने, तो पहला ब्लॉक आपका ये हो जाएगा, सेकंड ब्लॉक ये है और थर्ड ब्लॉक ये है ना। देखिए, हमें सिद्ध करना था कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम मानते हैं कि हम सबसे पहले हम इसका वो विपरीत मानते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। फिर हमने क्या किया, अगर अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में हमने लिख सकते हैं। हमने लिखा, जहाँ पे बता दिया Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। P और Q का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब कॉमन संख्या क्या होगी, 1 होगी। फिर हमने Q किधर ट्रांसफर किया तो 5Q बराबर P मिला, इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। और जब वर्ग करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 5 अंडर रूट 5 का वर्ग 5, Q का वर्ग Q और P का वर्ग P स्क्वायर, ये सब मिला। फिर हमने क्या किया, 5 को ट्रांसफर कर दिया तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में, तो P स्क्वायर बटे 5। और यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर पा रहा है। तो यहाँ 5 क्या कर रहा है, Q इस P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 P को भी विभाजित करेगा। और जब 5 P को विभाजित करेगा तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कुछ भी तो आंसर आएगा। तो उसको हमने मान लिया कि आंसर क्या है, C आया, C आंसर आया। फिर P बराबर हमने क्या कर दिया, 5 को ट्रांसफर कर दिया तो P बराबर 5C आ गया, इसको समीकरण 2 रख दिया। फिर क्या किया, P का मान समीकरण 1 में रख दिया। जो P का मान यहाँ पे आया, यहाँ से जो P का मान है इसको उठा कर हमने समीकरण 1 में रखा। और जब समीकरण 1 मान रखा तो कुछ ऐसा वैल्यू मिली, और फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों को वापस से वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर इसका अंडर रूट 5 का वर्ग 5, Q का वर्ग Q स्क्वायर और 5 का 25, C का C स्क्वायर आ गया। तो हमने 5 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 5 से 25 कट गया तो Q इधर Q स्क्वायर बचा, इधर 25 5C का स्क्वायर बचा। फिर हमने क्या कर दिया, 5 को वापस इधर लाया तो Q स्क्वायर बटे 5 बराबर C स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस लग गई, यहाँ 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 Q को भी विभाजित करेगा। देन Q बटे 5, यह Q लिखा हुआ है, 9 नहीं है, Q बटे 5 बराबर D। अब Q को जब 5 से विभाजित करेंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। हमने मान लिया उसका आंसर क्या है, D आया, हमने आंसर D मान लिया, D आ गया। फिर Q बराबर 5D, समीकरण 1 और 3 से, फिर हमने समीकरण 1 और 3 से कंपेयर किया कि P बराबर 5C, Q बराबर 5D, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, 5 आ रहा है। जबकि हमने शुरू में बोला था इनका वो दोनों का एचसीएफ कितना, 5 आ रहा है। जबकि हमने शुरू में बोला था इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप एचसीएफ क्या है, गलत आया है। ऐसा क्यों गलत आया, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना था, तो आपने वही चीज़ लिखा है कि लेकिन P और Q क्या है, सह अभाज्य है, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ऐसा लिखा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत अवधारणा की थी कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वास्तव में अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, और फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें।